जहाँ पे आपको हम समाप्त किए थे चैप्टर नंबर 3 का, आज वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको समाप्त किए थे वहाँ से आज फिर हम पढ़ेंगे, और आज हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, समझिएगा। हालांकि इससे आपका प्रश्न नहीं बनता हुआ, जो बात हम स्पष्ट बता देना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते, ये भी डंके के चोट पर नहीं कर सकते कि नहीं बनेगा, बन भी सकता है। ठीक है, तो देखिएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समझिएगा। इतना बेहतरीन से समझाएंगे कि फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। समझिए क्या, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से पृथक हो जाता है। मूल नाभिक से क्या होता है, तो मूल नाभिक से पृथक हो जाता है और यादृच्छिक गति करने लगता है। उसे इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर समझिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण, कहा जा रहा है कि कोई समान ताप है, समान ताप है, समान ताप मतलब समझ रहे हैं, साधारण ताप, वैसे ताप भी नहीं दिया है, वैसे ताप मीडियम पर, मीडियम ताप पर, मीडियम ताप पर, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से पृथक हो जाता है। समझिएगा डायग्राम के माध्यम से देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसको क्या किया जा रहा है, तो इसको जो है यहाँ पे, जो है यहाँ पे है ना, समान ताप दिया जा रहा है, समान ताप दिया जा रहा है, ज्यादा ताप भी नहीं दे रहा है, ज्यादा हीट भी नहीं दे रहा है, समान ताप दे रहा है। और जब भी समान लीजिए, जब भी समान ताप देगा तो चलिए एक मिनट, जब ठंडी के दिन में आप देखे होंगे, ठंडी के दिन में देखे होंगे, जब आप बोरसी तापते होंगे तो जब तक आपका शरीर हीट नहीं होता होगा तब तक आप बैठे रहते होंगे, बढ़िया से आप ताप रहे हैं, बढ़िया से एकदम बेहतरीन से ताप रहे हैं, है ना, बेहतरीन से आप बोरसी दादा दादी के साथ बैठ के ताप रहे हो, और जैसे ही आपको ज्यादा हीट अनुभव होने लगता है और वहां से एकदम है ना 9-11 हो जाते हैं, भागते नहीं भागते, और बोर्ड नहीं भागते तो क्या करते हैं, बोरसी को थोड़ा साइड करते हैं, बोरसी को थोड़ा साइड करते हैं ताकि हीट कम हो जाए, हीट कम हो जाए। जैसे हीट ओवर हो गया, जैसे हीट ओवर हो गया वहां से आप भाग जाते हैं। वही तो समझाना चाह रहा है कि जैसे हीट दिया, जैसे हीट दिया, जैसे हीट दिया, वैसे इलेक्ट्रॉन वहां से भाग गया, इलेक्ट्रॉन भाग गया। वही लिखे, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से पृथक होता है। इलेक्ट्रॉन जो इसमें था, इलेक्ट्रॉन जो इसमें मौजूद था, इसको ताप देते ही क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या हुआ, वो छोड़ के भाग गया, वो छोड़ के भाग गया। इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक को छोड़कर भाग जाता है, मूल नाभिक को छोड़कर भाग जाता है, मूल नाभिक को छोड़कर भाग जाता है। कब, जब समान ताप दिया जाता है तब। आगे समझ रहे, उसी को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर समझिएगा, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण, समान ताप पर तापीय विक्षोभ के कारण इलेक्ट्रॉन मूल नाभिक से पृथक होता है। इलेक्ट्रॉन जो है ये मूल नाभिक, ये जो इसका मूल नाभिक है, मूल नाभिक से पृथक हो जाता है, यादृच्छिक गति करने लगता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ क्या होता है कि जैसे इसको हीट देता है, जैसे इसको हीट पड़ता है, जैसे यहाँ से इसको हीट पड़ता है, ये क्या करता है, तो अपने स्थान से भागने लगता है, और भाग के क्या करता है, तो चारों तरफ गति करने लगता है। चारों तरफ क्या करने लगता है, चारों तरफ गति करने लगता है। अभी क्या होता है, ठंडे के दिन में जब आपको ज्यादा हीट होने लगता है तो वहां से आप उठ जाते हैं, वहां से आप उठ जाते हैं, और वहां से उठने के बाद क्या करते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं, और फिर जब वो ठंडा लगता है तो फिर जाकर आप बोर्ड तक बैठ जाते हैं। ये भी करते हैं। उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि जैसे हीट दिया, जैसे समान ताप देता है, जैसे ही समान ताप इलेक्ट्रॉन के मूल नाभिक में देता है, जैसे ही समान ताप इलेक्ट्रॉन के मूल नाभिक में देता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो अपने मूल नाभिक को छोड़ देता है, मूल नाभिक से छोड़ देता है, पृथक मतलब होता है अलग हो जाना, तो मूल नाभिक को छोड़ देता है और चारों तरफ गति करने लगता है। चारों तरफ यादृच्छिक मतलब होता है गति करना, चारों तरफ क्या करता है, चारों तरफ गति करने लगता है, चारों तरफ दौड़ने लगता है। आगे समझ में, इसको अगर समझ आ जाए वो बोलिए भैया समझ आ गया, बढ़ जाएंगे। क्या रूप में हम और एग्जाम्पल लेते रहेंगे, आपको समझ आ गया, नहीं आया फिर समझाएंगे, क्योंकि हो सके इस साल बोर्ड एग्जाम पूछ दे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, परिभाषित करें, पूछ देगा, याद रखना है। याद हो गया, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो सबसे स्पेशल बोलिए ओम का लो, क्लास 10 का भी है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 2, ठीक है, याद रखिएगा, उसमें दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें भी आपको दे दिया है, क्लास 12 में भी दे दिया है, आप पूछा भी गया, 2023 में पूछ दिया था ओम का लो,
ठीक है, याद रखिएगा ओम का नियम। ओम का नियम डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम जो है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम जो है डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था। 1826 ईस्वी में दिया था, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और उन्होंने कहा था कि यदि किसी चालक के बोध की अवस्था ना बदली जाए, यदि किसी चालक की बोध की अवस्था नहीं बदली जाए, किसी प्रकार की अवस्था उसकी बदली नहीं जाए, उसकी अवस्था को चेंज नहीं किया जाए, जैसा हुए वैसा इसको रहने दें। जैसे कहने मतलब यह है कि जब किसी का परतुहारी आता है, एकदम पूरा फेस मास्क और फलाना तो चिल्ला कितना क्रीम लगा लेता है, मत पूछिए, है ना, एकदम देखने में तो बहुत सुंदरी है, विश्व सुंदरी, एकदम महासुंदरी, एकदम अति सुंदर, है ना। और जब उसको जाने पर, जब उसको जाने पर जब कुछ जाता होगा, जब धोता उसको जब धोती होगी तो उसको खुद मालूम चल जाता है मेरा औकात कैसा है ना। तो उसी प्रकार ये भी करता है कि यदि किसी चालक के बोध की अवस्था में बदली जाए, लेकिन जो उसका बोध की अवस्था था वो एकदम नहीं बदले, है ना। जैसा आपका प्राकृतिक का चेहरा बस वैसा ही रहेंगे। कर कुटुंब आए चाहे कोई आए, भाई हम ऐसे हैं, है ना, बिना फेस वाश का, बिना क्रीम का, है ना, बिना ग्लोबल लवलिंग का, कोई किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किए हैं, है ना, बस ऐसा ही है। तो उसी में यहाँ कहा जा रहा है यदि किसी चालक के बोध की अवस्था ना बदली जाए, जैसी उसकी अवस्था है वैसी ही अवस्थाएं रहेगी, किसी प्रकार की अवस्था में चेंज नहीं करेंगे। यदि किसी चालक के बोध की अवस्था ना बदली जाए तो चालक के सिरों के मध्य विभांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अगर हम बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे तो चालक के सिरों के मध्य जो विभांतर लगेगा वो क्या होगा? तो धारा के समानुपाती होता, धारा के समानुपाती होता है। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, चलिए समझने का प्रयास किया। कहा जा रहा है कि बोध की अवस्था नहीं बदलेगा, बोध की अवस्था नहीं बदलेगा। अगर ये बोध की अवस्था नहीं बदलेगा, अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेगा तो चालक के सिरों के मध्य जो विभांतर लगेगा, चालक के सिरों के मध्य जो विभांतर लगेगा वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। विभांतर नहीं लगेगा, समझिएगा, विभांतर। अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेगा, अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेगा तो ये जो विभांतर होगा धारा के समानुपाती होगा, ये जो विभांतर होगा ये धारा के समानुपाती होगा। यानी कहने मतलब यह है कि V समानुपाती I होगा, V समानुपाती I होगा। V क्या है आपका? विभांतर। I क्या है आपका? धारा। I क्या आपका? धारा। तो विभांतर के समानुपाती है, तब कब विभांतर के समानुपाती होगा? जब बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे तब। आराम को समझ में, बोध की अवस्था, अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे तो विभांतर के समानुपाती क्या होगा? धारा। आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में इसको। अगर भी मतलब विभांतर, अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे, अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे तो विभांतर धारा के समानुपाती होता है। उसी को कहते हैं ओम का नियम कहते हैं। इसे जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था, 1826 ईस्वी में दिया था। कहीं दिक्कत होगा इसको परेशानी समझने में? बोलिए परेशानी फिर समझाएंगे इसको, एक बार नहीं कई और बार समझाएंगे, समझाएंगे आपको एकदम। आगे बढ़े, बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हम कैसे आगे बढ़ेंगे फिर समझिएगा। अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे, अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे तो यदि किसी चालक के बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे, अगर बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे तो चालक में प्रवाहित जो धारा होगी, चालक में प्रवाहित जो विभांतर होगी वो क्या होगी? तो धारा के समानुपाती होगी, धारा के समानुपाती होगी। यदि किसी चालक के बोध की अवस्था नहीं बदलेंगे तो चालक के सिरों के मध्य जो विभांतर होगा वो चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। V समानुपाती I होगा कब? विभांतर के समानुपाती धारा कब होता है? जब नहीं बदलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार एक फॉर्मूला बनता है V समानुपाती IR, V समानुपाती IR। ये विभांतर है, ये आपका धारा है, और ये क्या आपका क्या है? R आपका प्रतिरोध है। R क्या है? प्रतिरोध है, याद रखिएगा। R क्या आपका? प्रतिरोध। R आपका प्रतिरोध है, R आपका प्रतिरोध है। आप देखिए इस समानुपाती को हटाएंगे, तो समानुपाती को जैसे हटाएंगे, पहले क्या करते हैं? ये R को इधर ले आते हैं, R को इधर लाते हैं, R को इधर लाए, समानुपाती को हटाने के लिए बराबर का चिन्ह देंगे, इक्वल का चिन्ह देंगे, तो V जब इधर जाएगा तो जब ये गुना से इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो V बटे I, V बटे I, V बटे I। आगे समझे? V बटे I। ये हो गया प्रतिरोध का फॉर्मूला, ये हो गया प्रतिरोध का फॉर्मूला, प्रतिरोध का फॉर्मूला है, ये ओम का फॉर्मूला नहीं होगा। ठीक है, प्रतिरोध का ये
फॉर्मूला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब प्रतिरोध का बीमा होता है ml² t पावर t इनवर्स 3 a इनवर्स 2 a इनवर्स 2, ये प्रतिरोध का बीमा है, ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ एक बात और, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है, याद हो गया। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब आते हैं एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न, इस साल पूछा है, 2024 में पूछा हुआ, अभी भी अब पेपर हमारे पास है, दिखा सकते हैं। ओम का नियम कंप्लीट हो गया, पूछा है आपके साल पेपर में, ओमीय परिपथ तथा अनोमीय परिपथ को परिभाषित करें। ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ को परिभाषित करें। ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ को परिभाषित करें, 2 नंबर में पूछा हुआ, 2 नंबर का प्रश्न है। ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ को परिभाषित करें, इसलिए कहते हैं जो भी क्लास हम आपको लेते हैं उस क्लास को विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि हम उसी चीज़ों को, उसी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। हम कचरा चीज़ों को लेवे नहीं करते हैं, हम जानते हैं कि आपके लायक ही नहीं है, आपको कोई काम नहीं देगा, है ना, वो सब चीज़ नहीं रहते हैं। अब आते हैं ओमीय परिपथ किसे कहेंगे, चलिए बताते हैं ओमीय परिपथ किसे कहते हैं। भगवान आप लोगों में से ही ऐसे लोग होंगे जो कि कभी कभी अपने पिताजी के बातों पे गुस्सा करते होंगे, है ना, किसी कारण से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पिताजी कह दिए कि जब वो चीनी ले आओ दुकान से, बड़ा गुस्सा आ गया, हम तो पढ़ाई के मूड में भी थे, अभी तो हम पढ़ाई के मूड में थे, मेरा मूड अब बदल गया, है ना, हम ना जाएंगे, कुछ भी बोल देते हो, है ना, तो आप क्या किए, आप उनका बात नहीं माने, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी आपका भी मूड बेहतरीन रहता है, कभी कभी आप अपने पिताजी का बात भी मान लेते हैं, अपनी माता जी का बात भी मानते हैं, दादा दादी जो भी अपने परिवार में, आपका मूड बेहतरीन रहता है एकदम से, आपका पढ़ाई उस दिन बेहतरीन होता है, उस दिन आपका मूड फ्रेश रहता है, तो आप क्या करते हैं, अपने पिताजी का भी बात मान लेते हैं, है ना, तो उस पिताजी को भी लगता है यार कभी बात नहीं मानता था, आज मेरा बात मान रहा है, कुछ तो बात है, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी प्रकार इसके साथ भी होता है, ओमीय परिपथ ये क्या करता है कि ये की करता है, एक बात मानता है। ओमीय परिपथ किसे कहेंगे, तो ओमीय परिपथ उसे कहेंगे जो ओम के बातों को माने, जो ओम के नियम का पालन करता हो, उसे ओमीय परिपथ कहेंगे। आ रहा समझ में? आगे समझे, ओमीय परिपथ किसे कहेंगे, जो ओम के नियम का पालन करे, उनकी जो अपने पिताजी के बातों का पालन करे, अपने दादाजी का बात का पालन करे, अपने मम्मी का बात का पालन करे, उसे अच्छा लड़का कहेंगे, उसे संस्कारी लड़का कहेंगे, लेकिन उसे ओम कहेंगे, है ना, ओमीय परिपथ कहेंगे, जो अपने बाप माँ का, है ना, अपना बात मानता हो, तो ये किसका बात मानता है, ओम का बात मानता है ना, तो इसे कहेंगे ओमीय परिपथ कहेंगे। और जो बात नहीं मानेगा उसे अनोमीय परिपथ कहेंगे। तो बोलिएगा, परिभाषित कीजिएगा कि अनोमीय परिपथ वैसे परिपथ को कहेंगे जो ओम के नियम का पालन नहीं करता हो, उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। कितना बेहतरीन से याद हो गया समझ में, कारण एकदम इजी आपको बना देंगे, है ना। आगे अनोमीय परिपथ का उदाहरण कुछ याद रखिएगा, जैसे ट्यूब हो गया, निर्वात हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, अर्धचालक हो गया, ये अनोमीय परिपथ होता है। कौन कौन अनोमीय परिपथ होता है, जैसे ट्यूब हो गया, निर्वात हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, अर्धचालक हो गया, ये सभी अनोमीय परिपथ होते हैं, है ना। ये आपको उदाहरण आदि रखना है ना, कभी उदाहरण पूछ लेता है ना, आपको फंसाने के लिए हुआ, टेढ़ा सवाल करता है, वो जानता है कि ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ बड़ा बेहतरीन से याद किया होगा, मास्टर बड़ा बेहतरीन से याद करा दिया होगा, लेकिन एग्जाम्पल में फंस जाता है ना, ऐसा कभी बहुत बार होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एग्जाम्पल याद रखिएगा, कभी कोई कहता कि एग्जाम्पल भी सही दे, याद रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कि ओम के नियम की सीमाएं, आपको हम बताए थे कूलॉम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, बताए थे। उसी प्रकार ओम के नियम का क्या सीमा है, कितना इसका सीमा है कि यही सीमा तक ही सीमित है, अगर इससे बाहर कोई काम करेगा तो इसके ऊपर जो दंड लग जाएगा, होता है ना, सीमा पार कीजिएगा तो आपके ऊपर दंड लगेगा, होगा करता है ऐसा ना। जैसे आप बोलेंगे कि आपको रेलवे स्टेशन पर कह दिया कि गंदगी नहीं फैलाना है, लेकिन आप गंदगी फैला रहे हैं। अच्छा हमारी बात है, एक बात आपको बोलना चाहते हैं
अब एक मिनट मेरा बात सुनिए। अच्छा एक चीज़ हम ये चीज़ देखे हैं रेलवे स्टेशनों पे, खास करके रेलवे स्टेशनों पे हम एक चीज़ देखे हैं कि वहाँ पे लिखा रहता है कि अगर गंदगी फैलाइएगा तो आपको 500 रुपये का जुर्माना है, अगर इधर उधर थूकिएगा तो आपको जो है 500 रुपये का जुर्माना है। लेकिन मेरे भाई खास करके बिहार में, खास करके बिहार और बिहारी, जो बिहार में जो बिहारी है, खास करके बिहारी को कोई नहीं समझा सकता है। यहाँ का रूल कुछ अलग है ना। अगर आप कहे हो कि नहीं करना है तो करेगा, अगर लिखे हो करना है वो नहीं करेगा। खास करके बिहार में, खास करके बिहार में हम देखे थे जहाँ लिखा था कि आपको रेलवे स्टेशनों पे नहीं थूकना है, वहीं पे देखे थे पूरा गुटखा खा के थूका हुआ था, है ना। गजब होता है बिहार में, खास करके बिहार में ऐसा व्यवस्था है ना। अब देखिएगा आप कहीं पर जाइएगा, जैसे ब्लॉक जाइएगा, कहीं ब्लॉक जाइएगा या कहीं और जाइएगा तो सरकारी संस्था में, खास करके सरकारी संस्था में जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं थूकना है, गुटखा खा के नहीं थूकना है या तो किसी प्रकार का नहीं थूकना है, तो देखिएगा वहीं पर थूका होगा, है ना। एक आध चौथी को जब थूक दिया होगा। तो ऐसा यहाँ बिहार में क्या था, हर नियम जो है वह उल्टा चलता है। आप कहोगे कि करना है वो नहीं करेगा, अगर कहोगे कि इसको आपको नहीं अगर करना है तो नहीं करेगा। नियम यहाँ उल्टा चलता है ना। चलिए इसीलिए कहता बिहारी, एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी इस तो कहावत, इस तो जन्म में चलता है, सही गाना तक से नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ओम के नियम की सीमाएं क्या है, इसका सीमा क्या है, तो सीमा क्या है कि उन पर भगवान क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिए। ओम के नियम की सीमाएं क्या है, तो उन पदार्थों में ओम नियम नहीं लगता है जिनमें प्रतिरोध धारा या विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओम का नियम की सीमाएं क्या है, तो उन पदार्थों में ओम का नियम नहीं लगता है जिनमें प्रतिरोध धारा विभवांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओम का नियम किसके ऊपर नहीं लगता है, प्रतिरोध धारा विभवांतर पर निर्भर जो करता है उसके ऊपर जो है ओम का नियम नहीं लगता है। वो तो याद रखिएगा कि ओम का नियम किसके ऊपर नहीं लगेगा, तो उन पदार्थों में ओम का नियम नहीं लगता है जिनमें प्रतिरोध धारा या विभवांतर पर निर्भर करता है, उस पर ओम का नियम नहीं लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल आने दीजिए। जैसे देखिए, जैसे डायोड, आर्सेनाइड, गैलियम इत्यादि, ये सभी इनका किसका ओम के नियम का ये सीमा है, और ये ओम के नियम का उदाहरण है। किसका, ओम के नियम की सीमाएं का उदाहरण है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ओम के नियम की क्या सीमाएं हैं, इस सीमाएं को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चालक के सिरों पर लगा विभवांतर के क्वेश्चन में पूछा गया, डायग्राम बनाने के लिए एक साथ दिया था कि चालक के सिरा पर लगा विभवांतर V तथा धारा I के बीच ग्राफ, कोई बहुत बड़ा ग्राफ नहीं है, किसी को आपको क्या करना है, इस प्रकार ग्राफ बना दीजिएगा और ऊपर में I लिख दीजिएगा और एक साइड में V लिख दीजिएगा और एक जो है कोना से डंडा खींच दीजिएगा। ये हो गया आपका चालक के सिरा पर लगा विभवांतर V तथा धारा I ग्राफ हो गया। 2 नंबर इससे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये ग्राफ याद रखिएगा। अब आता है माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। कहता है माध्य मुक्त पथ किसे कहते हैं, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कर्मागत टक्कर में चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब हम समझाते हैं इसको एग्जांपल के माध्यम से। कहा जा रहा है किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कर्मागत टक्कर में चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा होता होगा कि आप स्कूल में ले चलते हैं, आपको कॉलेज के जमाना में, कॉलेज छोड़िए स्कूल ले जाते हैं। आप देखेंगे स्कूल जब जाते होंगे, जब प्रार्थना हो जाता होगा तो आपस में जब भगदड़ होता है तो उसमें अपने दोस्तों के साथ टकरा जाते होंगे, है ना, टकरा जाते होंगे, या क्लासरूम में किसी दोस्त के साथ टकरा जाते होंगे। तो टकराने के बाद जब जितना दूरी चले हैं उस दोस्त के साथ टकराने के बाद अब जितना दूरी तय किए उसी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। कहने का मतलब यह है कि अगर ये दोस्त यहाँ खड़ी है, ये दोस्त यहाँ खड़ी है और आप यहाँ खड़ी हैं, आप यहाँ खड़ी हैं और दोनों टकरा के और दोनों छितरा गए हैं, है ना, दोनों जो यहाँ पे एक इधर छितरा गया है और एक इधर छितरा गया है, तो इन दोनों के बीच की जितनी दूरी होगी उसी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आप कभी देखे होंगे कि जब गाड़ी चलाते हैं
जब गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक मारते हैं एकदम परफेक्ट जगह पर, लेकिन वहाँ गाड़ी नहीं रुकती, थोड़ा और आगे जाके रुकती है, उसी को कहते हैं मार्ग मुक्त पथ कहते हैं, मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। लेकिन चली गई दूरी, उसके द्वारा चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। तो किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो कर्मागत टक्कर, दो आदमी होनी चाहिए, दो पर्सन होगा तभी टक्कर होता है। तो दो में जो टक्कर होगा, दो लोगों में जो टक्कर होगा और टक्कर के दौरान जितना दूरी वो चलेगा उसी को कहते हैं मार्ग मुक्त पथ कहते हैं। समझने दिक्कत इसको, आगे बढ़ते हैं। मार्ग मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित, ये बराबर लैम्डा है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका लैम्डा है, ठीक है, ये आपका लैम्डा, यहाँ पे लिख देते लैम्डा, ठीक है, याद रखिए, ये आपका लैम्डा है, लैम्डा, ये आपका लैम्डा, ठीक है। मार्ग मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, पाई ने समझिए, इसको पाई ने समझ लेता है, इसका रखिए, मार्ग मुक्त पथ को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ओके, या 10⁻9 मीटर की कोटि का होता है, या जो होता है या 10⁻⁻9 मीटर की कोटि का होता है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है श्रांति काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रांति काल। श्रांति काल में क्या होता है, दो कर्मागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। दो कर्मागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल कहने मतलब यह है कि अब की बात कहा है कि दो पर्सन में आप टकराए हैं, दो पर्सन में टकराए और टकराने के बाद कितना समय था, कितना उसका औसत समय अंतराल था, सब कुछ आपको देखना है कि आप जब समझिए, जब आप किसी के साथ टकराए, मान लिया जाए कि ये मार्कर, ये लड़का, ठीक है, ये काला लड़का, ये हरा लड़का है ना, जब ये टकराया तो टकराने के बाद ये कितना दूर चला और कितना बजे समय, कितना समय था उस समय, सब चीज देखना है। तो उसी में आपको बोला गया है कि दो कर्मागत टक्कर के मध्य औसत समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। देखिए जब ये दोनों टकराया तो टकराने के बाद कितना दूरी चला है ना, कितना औसत दूरी चला, उसी को कहते हैं श्रांति काल कहते हैं, उसी को श्रांति काल कहते हैं। इसमें औसत समय पूछ दिया, इसमें औसत समय पूछ दिया कि जब दो व्यक्ति टकराएगा तो टकराने के बाद जितना औसत दूरी वो तय करेगा, जितना औसत दूरी वो तय करेगा उसी को कहते हैं श्रांति काल कहते हैं। और श्रांति काल को जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, तो श्रांति काल को जो है टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ का बहुत टाउ है, क्या है ये, टाउ है आपका, याद रखिए टाउ है ना। तो श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, श्रांति काल को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। या जो 10⁻⁻4 सेकंड की होती है, या 10⁻⁻4 सेकंड की होती है। कौन, श्रांति काल। श्रांति काल जो है या 10⁻⁻4 कोटि की होती है, और वही श्रांति काल, वही मार्ग मुक्त पथ जो होता है या 10⁻�9 मीटर की कोटि का होता है, ठीक है। और श्रांति काल जो है 10⁻⁻4 सेकंड की कोटि का होता है। अब आते हुआ यहाँ पे आते हैं गतिशील, यहाँ पे मिटाते हैं इसको हल्का सा मिटाते हैं, समझे। गतिशील आवेश जो होता है, गतिशील आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, तो गतिशील आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, म्यू बराबर वी बटे ई, ये होता है आपका गतिशील आवेश का फॉर्मूला। म्यू, इसको क्या पढ़ेंगे, म्यू बराबर वी डी बटे ई, ये आपका होता है गतिशील का फॉर्मूला होता है। आगे 1 वाट बराबर क्या होता है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल इनवर्स 1 वाट बराबर होता है 1 जूल इनवर्स होता है। आगे आपका है कि एम्पियर घंटा का मात्रक होता है आवेश। एम्पियर घंटा का आवेश क्या होता है, आवेश। एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है, डायरेक्ट से पूछ देता हुआ कि एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है, मात्रक तो हर साल पूछता है। एम्पियर घंटा का मात्रक आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा घनत्व पढ़ा दिए थे वो, धारा घनत्व पढ़ा दिए थे, लेकिन उसको फॉर्मूला नहीं बताए थे। फॉर्मूला को बताए थे J बराबर IA, बताए थे J बराबर IA, ठीक है, उसी से ये फॉर्मूला निकला है। तो J बराबर होता है, धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J बराबर NQ VD इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, 1 किलो वाट आवर बराबर होता है 3 × 6 10⁻6 जूल। ये होता है 1 किलो वाट आवर घंटा,
तो 1 किलोवाट आवर घंटा बराबर कितना होता है? तो 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल। ये होता है आपका किसका होता है? तो ये आपका होता है 1 किलोवाट आवर का। ये आपका क्या होता है? 1 किलोवाट। सीधा पूछता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट आवर का मान कितना होता है? तो होता है 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल। ये आपका जो है आज तो हम लगता है क्लास को बेहतरीन तरह से समझ आया होगा, है ना। हम तो अपने तरह से आपको समझाने का बेहतरीन प्रयास करते हैं और हर रोज चाहते हैं कि आपको बेहतरीन से समझाएं और समझाने में सक्षम भी हैं। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अगले दिन और बेहतरीन से समझाएंगे, ठीक है। और आज जो हम यहाँ पे रहने देते हैं और इसके बाद हम अगले क्लास में इससे आगे देखते हैं, ठीक है। चलो।